तो अब सागिरी और उसके साथियों को पता लग गया कि ह्यूमंस के लिए एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता और यहाँ ताओ का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से गाबीमारू अपनी याददाश्त को खो चुका है, जिस वजह से उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रहा है। तो क्या अब सागिरी और गाबीमारू दोबारा से मिल पाएंगे और सागिरी क्या उसे याद दिला पाए कि आखिरकार वो वहाँ पर करने क्या आया, या फिर गाबीमारू सब कुछ तबाह कर देगा। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ कुछ लोग यामाडा क्लैन के मेंबर जीका से पैराडाइज के बारे में पूछ रहे होते हैं क्योंकि वो वहाँ से वापस आ गया होता है, और हम देखते हैं कि वो किसी भी चीज को सीरियसली नहीं ले रहा होता। तब वो सबको बताता है कि जैसे कि वो सभी लोग आर्मी कमांडर के ऑर्डर पर एलिक्सर ऑफ लाइफ लेने गए थे, वैसे ही शोर तक पहुँचने से पहले कुछ क्रिमिनल्स ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिस वजह से जिस क्रिमिनल का वो इंचार्ज था चोबे ने उसे मार डाला। और जब वो वापस आने के बारे में सोच रहा था तब सीक्रेंट्स ने उसे वापस नहीं आने दिया। तब वो लोग ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि जिस पैराडाइज से 60 से भी ज्यादा लोग वापस नहीं आ सके, वहाँ से वो कैसे वापस आ गया। जिस वजह से वो सबको बताता है कि उसे अपने मिशन को पूरा करने के लिए क्रिमिनल्स के घर वालों को भी उसकी डेथ के बारे में बताना था, जिस वजह से वो किसी तरह वापस आ गया। तब वो लोग उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहते हैं, पर जीका कुछ भी बता नहीं रहा होता और उन्हें उस आइलैंड से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो आइलैंड इस दुनिया का नहीं होता, और कहने लगता है कि जो भी उस आइलैंड के ऊपर जाएगा वो या तो कोई बेवकूफ होगा या फिर कोई बच्चा। तब वो लोग इस बात पर गुस्सा करने लगते हैं और जीका को कहने लगते हैं कि क्या वो आर्मी कमांडर को बेवकूफ कह रहा है। तब जीका का साथी उसकी गलती के लिए खुद अपना सिर नीचे झुका देता है और उनसे माफी मांगने लगता है, जिस वजह से एक बंदा इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मान रहा होता। पर तभी दूसरा बंदा उसे बताता है कि जिसने उसके सामने सिर झुकाया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से वो लोग जीका की गलती को नजरअंदाज कर देते हैं। अब मैं तुम्हें आर्मी कमांडर के निर्देशों के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए जरा ध्यान से सुनना। आर्मी कमांडर का आदेश है कि यामाडा क्लैन के लोगों को पैराडाइज जाके सब कुछ ऑब्जर्व करना होगा, और इसके लिए जो सुटेबल मेंबर्स चुने जाएंगे वो यामाडा क्लैन का मेंबर शुगन डिसाइड करेगा। तो यहाँ यामाडा क्लैन के मेंबर्स वापस जाने लगते हैं और जीका कह रहा होता है कि वो समुराई बस प्यादे हैं जिनकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, और शुगन उसे उसके बिहेवियर के लिए डांटने लगता है और जीका इसे भी मजे में ले रहा होता है। तब वो जैसे ही देखता है कि शुगन कितना ज्यादा सीरियस है, तब वो उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। मैं इस टाइम एजेंट की जगह पर इंचार्ज हूँ और मैं नहीं चाहता कि उसकी एब्सेंस में सब कुछ बिगड़ जाए। तो जीका कहता है, तुमने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया है। चलो अब ये बताओ कि आखिरकार हम इस बार किन क्रिमिनल्स को लेकर जा रहे हैं। तो शुगन कहता है, इस बार वो लोग इवाकुरे के शिनोबिस को भेज रहे हैं। जब वो लोग आइलैंड पे भेजने वाले न्यू मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे थे तो इवाकुरा के मेंबर्स ने सारे क्रिमिनल्स को मार दिया, जिस वजह से आर्मी कमांडर ने वहाँ पर मौजूद 4 शिनोबिस को सिलेक्ट कर लिया, और इवाकुरे के चीफ ने भी इसके लिए हामी भर दी है क्योंकि उस आइलैंड पर उनका कुछ इम्पोर्टेंट रह गया है। पर क्रिमिनल्स के ऊपर भरोसा करना सच में बहुत ज्यादा घटिया बात है। और हाँ जीका, तुम भी इसमें साथ चल रहे हो तो इसलिए अब तैयारी कर लो। तो जीका कहता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं उस जगह पर वापस नहीं जाने वाला। तो शुगन कहता है, जीका, आइजन ने कहा था कि वो दूसरे दिन रिपोर्ट भेजेगा, पर आज तीसरा दिन है और ये सिर्फ आइजन की बात नहीं है। टेंजा, कीशो, सागिरी और बाकी सभी की भी मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, जिस वजह से मैं उनके वापस आने का वेट नहीं कर सकता। तो अब हम लोग आइलैंड पे जाके मिशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तब एक बंदा जीका से पूछने लगता है कि वो उस चीज का क्या करे जो कि जीका अपने साथ लाया है, और हम देखते हैं जीका अपने साथ पैराडाइज आइलैंड का एक मॉन्स्टर मारकर ले आया होता है ताकि वो सबको दिखा सके कि पैराडाइज आइलैंड कितना ज्यादा खतरनाक है। पर उसे उस चीज को दिखाने का मौका नहीं मिला होता, जिस वजह से वो उसे ठिकाने लगाने की बात करता है। तब हमें पता चलता है कि शुगन भी लाइफ की वेव्स को महसूस कर सकता है, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि वो मॉन्स्टर पूरी तरह से मर गया है। हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और प्लान के हिसाब से कल हम चारों आइलैंड के ऊपर जाएंगे, और इस बार हम सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की वजह से चुने गए हैं, तो इसलिए हम मिशन को जल्दी कंप्लीट करेंगे। और हाँ, जीका भी हमारे साथ चलेगा। तब हम यहाँ पर रियन को देखते हैं। ताओ एक तरह से लाइफ ही है, जिस वजह से अगर तुम ताओ को यूज करते हो तो लाइफ भी कंज्यूम होती है, और अगर तुम ज्यादा क्वांटिटी में ताओ का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी बॉडी और सोल भी इफेक्ट होती है। तब उसका केयर टेकर उससे पूछने लगता है कि बॉडी और सोल दो अलग अलग चीजें नहीं होती हैं, जिस वजह से रियन उसे बताता है कि वो दोनों ही ताओ की फॉर्म्स होती हैं। तब ताओफा वहाँ पर आ जाती है जो कि रियन को ये सब बातें करने से मना करती है क्योंकि उसने वादा किया होता है कि वो वहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं करेगा। तब हम देखते हैं वहाँ पर उन्होंने पार्टी वाला माहौल बनाया होता है, जिस वजह से ताइफा उससे पूछने लगती है कि उसे वो कैसा लगा।
ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। वाटर के ऊपर और नीचे एक्सरसाइज करने से और ब्रीथिंग को स्टडी करने से कोई भी अपने डोइन और ताइसोकू को ट्रेन कर सकता है। म्यूजिक से मेडिटेशन बढ़ता है जिससे कि सुइत्सु और श्यूतिन ट्रेन होते हैं और वो जो रूम है वहाँ पर कोई भी बोचू जुस्तु पर फोकस कर सकता है। ये बहुत ज्यादा बेकार है और मैं बोचू जुस्तू की बात कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो यिन और यांग के बीच में रहना सबसे ज्यादा बेस्ट है, जैसा कि मैं करता हूँ। मैं इस पर एग्री नहीं करता हूँ। ताओ की प्रॉपर्टीज अलग अलग लाइफ के हिसाब से डिफरेंट होती है, जिस वजह से दूसरों के साथ ज्वाइन करने से न्यू स्ट्रेंथ बाहर आती है। तो यहाँ बोचू जुस्तु परफॉर्म करने से जू की एनर्जी बढ़ चुकी होती है और ताओफा मुंह के नए बनाए हुए एलिक्सर को लेकर यू को दे देती है, पर वो उसके अंदर ग्लोइंग स्टफ डालना भूल जाती है, जिस वजह से वो जिन से उसके बारे में पूछने लगती है, पर जिन को खुद इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। तो यहाँ सागिरी और उसके साथियों ने सैंटा को दफना दिया होता है और सागिरी सबसे कहने लगती है कि वो लोग इस टाइम टेंसन्स के कैसल में हैं, जिस वजह से उन्हें एक जगह पर नहीं रुकना चाहिए और गेट से बाहर निकल जाना चाहिए। तब सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं और सागिरी उनके कपड़ों के बारे में कहने लगती है, क्योंकि उस अकेली ने ही कपड़े चेंज नहीं किए होते। हमारा गोल गावीमारू ओहमे को ढूंढना है। गावीमारू का टारगेट एलिक्सर ऑफ लाइफ है, जिस वजह से वो कैसा तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा। तो मेरे हिसाब से हमारा गेट्स के बाहर मिलना ही सही रहेगा। तो युजुरिया कहती है, रुको जरा, क्या हमारा उनके साथ मिलना जरूरी है? और क्या हमें इस टाइम हमारे मिशन और एलिक्सर के बारे में चिंता करनी चाहिए? इस टाइम यहाँ पर सिर्फ वो बाहर वाले मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि टेंशन्स भी है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये मिशन अब मैटर करता है। तो इसलिए हमारा यहाँ से जल्द निकल जाना ही सही रहेगा। तो सागिरी कहती है, नहीं, हम लोग उनसे जरूर मिलेंगे और तुम इस तरह इसलिए एक्ट कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता लग गया है कि यहाँ पर कोई भी एलिक्सर ऑफ लाइफ नहीं है। तुम चाहती हो कि ज्यादा से ज्यादा यामाडा क्लैन के लोग आर्मी कमांडर के सामने तुम्हारी साइड लें, क्योंकि तुम आइलैंड से खाली हाथ जाओगी, जिसका मतलब तुम ये सब कुछ अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से कर रही हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम लोग साथ में बाहर चलें, जिस वजह से मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया। पर मेरे हिसाब से हम सभी को इकट्ठे बाहर जाना चाहिए, जिसका मतलब उसके अंदर गावीमारू भी आता है। पर हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि गावीमारू यहाँ तक पहुँच कर रहेगा। तो युजुरिया सागिरी को बताती है कि उसे लगता है कि गावीमारू यहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि गेट के पास एक ऐसा एरिया था जो कि जला हुआ था और उसे लग रहा होता है कि सिर्फ गावीमारू ही है जो कि ये सब कुछ कर सकता है। तो युजुरिया सागिरी के गेट के बाहर मिलने वाले प्लान पर एग्री करती है, पर वो उससे पूछने लगती है कि जब वो उससे मिलेगी तब वो गावीमारू को उसकी वाइफ के बारे में क्या बताएगी। तब यहाँ गावीमारू अपने साथियों के साथ टेंसन कैसल की तरफ जा रहा होता है और मैं उन्हें रास्ता बता रही होती है। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरी मेमोरीज तो अभी वापस ही नहीं आई हैं। जो सब कुछ इन्होंने मुझे बताया है उस सबसे पता लग गया है कि मेरा मिशन बहुत ज्यादा बेकार है। तो आखिरकार मैं इस मिशन पर आया ही क्यों हूँ? क्या मैं बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ या फिर यहाँ आने का कोई और रीजन है? पर आखिरकार मुझे वो याद क्यों नहीं आ रहा। तो फूची गावीमारू से उसका हालचाल पूछने लगता है, पर गावीमारू से बताता है कि सब कुछ ठीक है। पर तभी उसके सामने चोबे और टोमा आ जाते हैं, जहाँ पर चोबे कहने लगता है कि वो लोग तो सेम टीम में है। पर तभी वो गावीमारू के ऊपर हमला कर देता है। तो फूची कहने लगता है कि उन्हें साथ मिलकर लड़ना चाहिए, पर टोमा इसके लिए मना कर देता है। तो चौबे जैसे ही गावीमारू के ऊपर हमला करता है, वैसे ही गावीमारू उसकी गर्दन को तोड़ के उसे मार देता है और सबको बताता है कि साथ मिलकर लड़ना पॉइंटलेस है। तब मैं गावीमारू को बताती है कि चौबे की ताओ बहुत ज्यादा बड़ी है, जिस वजह से हम देखते हैं चौबे गावीमारू को उठाकर नीचे पटक देता है और कहता है कि वो भी साथ मिलकर लड़ने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तब ब्लेड ड्रैगन और फूची ये देख के हैरान होते हैं कि चौबे ने अपने आप को हील कर लिया है। इन लोगों ने कहा था कि इस आइलैंड के ऊपर इमोर्टल मॉन्स्टर्स राज करते हैं, तो क्या ये कल रात इसी के बारे में बात कर रहे थे? अगर ऐसी बात है तो मुझे इसे बात के इससे सारी इंफॉर्मेशन को निकालना होगा। तब गावीमारू चौबे के ऊपर हमला कर देता है, पर चौबे उसकी लात पकड़ के उसे नीचे पटक देता है। तब गावीमारू ये डिसाइड करता है कि अब वो उसे पूरी तरह से तोड़ के रहेगा, जिस वजह से वो चौबे के ब्रेन को टारगेट करने लगता है और उसकी आंखों के ऊपर हमला करके फिर से उस पर हमला करने लगता है। पर चौबे उसे लात मारता है और हम देखते हैं गावीमारू ने बाइट करके चौबे की लात का मांस उखाड़ दिया होता है। तब चौबे अपनी आंखों को हील कर लेता है और हम देखते हैं गावीमारू चौबे के हर एक वाइटल पॉइंट्स पर हमला कर रहा होता है और किसी भी तरीके से उसके वाइटल पॉइंट्स को नुकसान पहुंचा रहा होता है, जिस वजह से उन्हें लड़ता हुआ देखकर सभी को ये लग रहा होता है कि दो बीस्ट आपस में लड़ रहे हैं। हमेशा की तरह ये भी सेम ही है। मुझे इसे तब तक तोड़ना होगा जब तक ये मूव करना रुक नहीं चाहता, और यही इवागाकुरे का वे है। तो चौबे फिर से अपने आप को हील कर लेता है और लात मार के वहाँ की जमीन को तोड़ देता है। तुम पहले मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, जिस वजह से मैंने तुमसे थोड़ी
थोड़ी मार खा ली, पर तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले। तो चोबे गाबी मारू के ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही गाबी मारू उसके ऊपर हमला करता है वैसे ही चोबे को एहसास हो जाता है कि गाबी मारू कहाँ पर हमला करने वाला है, जिस वजह से वो उसे मुक्का मारता है। पर गाबी मारू फिर भी उसकी 2 उंगलियों को काट देता है। तब यहाँ ब्लेड ड्रैगन को भी लग रहा होता है कि गाबी मारू कमजोर हो चुका है, जिस वजह से वो मे से पूछने लगता है कि क्या उसके बेहोश होने की वजह से वो कमजोर हो गया। और मे उसे बताती है कि गाबी मारू की ताऊ के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। चाहे मैं फोकस भी कर लूं, पर फिर भी ये फीलिंग नहीं जा रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कुछ गड़बड़ है। ताओ के लिए स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इम्पोर्टेंट है। वीक स्ट्रॉन्ग का सीड है, पर गावी मारू के अंदर स्ट्रॉन्ग का कोई सीड ही नहीं है, जिसका मतलब वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज खो चुका है। तब गाबी मारू के हमले से चोबे को कुछ भी नहीं हो रहा होता और चोबे टोमा को सभी को खत्म करने के लिए कहता है, जिस वजह से फूची को पता चलता है कि टोमा और चोबे भाई हैं। तब टोमा सबसे पहले ब्लेड ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि क्योंकि ब्लेड ड्रैगन के पास एक हाथ नहीं है तो उसे हराना आसान होगा। पर ब्लेड ड्रैगन अपने हाथ से टोमा की तलवार को पकड़ लेता है और उससे पूछने लगता है कि उसने उसके ऊपर सबसे पहले इसलिए हमला किया है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो सबसे ज्यादा कमजोर है। तो इस चीज से ब्लेड ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टोमा की तलवार को छीन के उसके ऊपर एक जोरदार सिर मारता है। तब वो टोमा को फिर से उसकी तलवार वापस दे देता है और उसे कहता है कि वो अब उसके साथ बिना तलवार के ही लड़ेगा। तब फूची ब्लेड ड्रैगन को रोकने लगता है और ब्लेड ड्रैगन उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब ब्लेड ड्रैगन को देखकर टोमा को भी एहसास हो जाता है कि वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, जिस वजह से वो उसी के रिफ्लेक्सेस को उसी के अगेंस्ट यूज करने के बारे में सोचने लगता है और ब्लेड ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। और ब्लेड ड्रैगन उसे एक मुक्का मारता है और टोमा जैसे ही फिर से अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है वैसे ही ब्लेड ड्रैगन अपने पैरों से उसकी तलवार को रोक लेता है। तब ब्लेड ड्रैगन उसे बताता है कि टोमा के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, पर उसकी एबिलिटीज अभी भी बहुत ज्यादा कम है और उसकी टेक्निक भी बहुत ज्यादा स्लो है। तब वो टोमा को मारना स्टार्ट कर देता है और उसे समझा रहा होता है कि उसे अपनी फॉर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हम देखते हैं ब्लेड ड्रैगन टोमा को देखकर समझ गया होता है कि वो फाइटिंग के लिए अपने भाई पर निर्भर है, जिस वजह से उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। मेरा भाई चाहे या ना चाहे, पर मैं हमेशा उससे फॉलो करता रहूंगा। और वैसे भी मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि लार्ज ग्रुप बनाते हैं। जिन गुंडों के हम लीडर हैं वो बस हमारे प्यादे हैं, क्योंकि मैं उनमें से किसी को भी अपना साथी नहीं मानता हूँ। और वो इस वजह से है क्योंकि मुझे और मेरे भाई को एक दूसरे के अलावा किसी की जरूरत नहीं है। तो टोमा फिर से ब्लेड ड्रैगन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ब्लेड ड्रैगन ये देख के हैरान होता है कि इतने कम टाइम में वो इम्प्रूव करके आए। तो टोमा डोशी को फूची और मे के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, जिस वजह से फूची मे को उससे दूर रहने के लिए कहता है ताकि वो उस टोशी को संभाल सके। ये बहुत ज्यादा टफ है, पर मैं इसे मार सकता हूँ। ताऊ की वजह से मैं निंजा की मूवमेंट्स को देख सकता हूँ और चाहे मुझे चोट भी क्यों न लग जाए, पर मैं फिर भी रीजनरेट कर सकता हूँ। और ऊपर से उस दोषी ने कहा था कि मेरी ताऊ बहुत ज्यादा पावरफुल है और क्योंकि मैंने इसे ट्रेन नहीं किया है तो ये मुझ पर हावी हो सकती है, पर मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चोबे गाबी मारू को जमीन पर पटक देता है और गाबी मारू को एहसास हो जाता है कि वो बिना फोकस के जीत नहीं सकता, जिस वजह से वो अपनी अजीब सी फीलिंग को भूलने की कोशिश करता है ताकि वो होलो बन सके। और उसे शिनोबी का रूल याद आता है जिसके हिसाब से मरने से पहले उसे एनिमी को बहुत ज्यादा डैमेज करना है, जिस वजह से वो अपने निंजिस्तु को एक्टिवेट कर लेते हैं और आग में जलने लगता है। तो ये है तुम्हारा आखिरी रास्ता, पर ये ज्यादा कंफर्टेबल लग नहीं रहा है। लगता है तुम खुद को सैक्रिफाइस करना चाहते हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस विश को जरूर पूरा करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। तब गाबी मारू निंजुत्सु की मदद से चोबे पर हमला करना स्टार्ट कर देता है और वो उसकी रीजनरेशन से ज्यादा तेजी से उस पर हमला कर रहा होता है। तब वो चोबे को अपने साथ जलाने लगता है, जिस वजह से चोबे उससे पूछने लगता है कि क्या वो उसके साथ मर जाएगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे इस मिशन के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और वैसे भी अगर मैं मर भी गया तो विलेज से कोई आकर इस मिशन को पूरा कर देगा। शिनोबी ग्रुप में ऑपरेट करते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल की लाइफ वर्थलेस होती है। और वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे पास है। और हाँ, जो लोग जीना चाहते हैं वो मुर्दों को नहीं हरा सकते। तो चोबे ये डिसाइड करता है कि अब वो अपने अंदर के सारे ताऊ को एक साथ ही रिलीज कर देगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए उसका भाई होता है और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तब यहाँ फूची ने दोषी को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया होता है और चोबे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब चोबे अपनी पूरी पावर से गाबी मारू पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से गाबी मारू अपनी निंजुत्सु की मदद से उसे जलाने लगता है, पर चोबे खुद को बचा लेता है और गाबी मारू के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से गाबी मारू और ज्यादा ताकत लगा के आसपास आग लगा देता है
पर उसकी खुद की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। तब यहाँ चोबे को अपने चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा होता है और उसके सामने एक ब्लैक कलर का वोटेक्स होता है जिसके अंदर उसे गाबीमारू दिखाई दे रहा होता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा है। तब चोबे अंधाधुंध गाबीमारू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे गाबीमारू को किसी भी कीमत पर मारना होता है। आखिरकार ये गाबीमारू ताओ का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? गाबीमारू इस टाइम ताऊ का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके बारे में भूल चुका है और दुश्मन की ताऊ बहुत ज्यादा बड़ी है जिस वजह से वो उससे नहीं जीत सकता। मैं इससे इस तरह नहीं जीत सकता, पर अगर मैंने फिर से अपना निंजस्सू इस्तेमाल किया तो मैं मर जाऊंगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि विलेज का एक और पर्सन आकर मुझे रिप्लेस कर लेगा, जिस वजह से मुझे जितने हो सके उतने ऑब्स्टेकल्स को हटाना होगा, जिस वजह से इस टाइम मेरी जिंदगी से ज्यादा इस बंदे को मारना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब गाबीमारू फिर से चोबे की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसे कोई रोक रहा है, पर वो चोबे को अपनी तरफ आता हुआ देखकर इस बात पर ध्यान नहीं देता और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तब यहाँ ब्लेड को ये एहसास हो जाता है कि गाबीमारू मरने के लिए भी तैयार है, पर फूची ऐसा नहीं चाहता होता। माफी हासिल करना इसका गोल होना चाहिए, जिस वजह से इसका यहाँ पर मरने का कोई फायदा नहीं है और उसके अपोनेंट के लिए भी यही होना चाहिए, पर ये दोनों ही लड़ते हुए अपने आप को भूल चुके हैं। टोमा ये सोचने लगता है कि आखिरकार उसका भाई चोबे ये सब कुछ क्यों कर रहा है, पर तभी उसे ब्लेड की बात याद आती है जिससे कि उसे ये एहसास हो जाता है कि चोबे ये सब कुछ उसे बचाने के लिए कर रहा है जिसे टोमा एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा होता और रोते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब यहाँ चोबे लगातार गाबीमारू के ऊपर हमला कर रहा होता है और उसे मारना चाह रहा होता है ताकि वो टोमा को बचा सके, पर तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और उसे ये भी याद नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो कौन है। तब उसे टोमा की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि उसने टोमा को चोट पहुंचा दी है। भाई मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि हम लोग साथ में लड़ रहे हैं, पर तुम हमेशा अकेले लड़ रहे थे क्योंकि मैं कमजोर था, जिस वजह से तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम लड़ाई के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो। पर अब होश में आओ भाई, क्योंकि मैं बस तुम्हारा एक हिस्सा हूँ पर तुम मेरे सब कुछ हो। तब चोबे को होश आ जाता है और गाबीमारू चोबे का ध्यान भटकता हुआ देखकर उन दोनों को जलाने के लिए उन पर हमला करने लगता है। तब मैं गाबीमारू को रुकने के लिए कहने लगती है क्योंकि अगर वो और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करेगा तो वो मारा जाएगा, पर गाबीमारू उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, जिस वजह से मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों की पैरों के नीचे की जमीन तोड़ देती है, जिस वजह से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तब गाबीमारू ऊपर आके चोबे के ऊपर एक पत्थर फेंक देता है, पर चोबे टोमा को ऊपर फेंक के खुद नीचे गिर जाता है और उसे उसका इंतजार करने के लिए कहता है। तब पावर इस्तेमाल करने की वजह से मैं बेहोश हो जाती है, जिस वजह से ब्लेड उसे पकड़ लेता है और फूची डोशी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। तब वो दोनों देखते हैं कि मैं अचानक से बड़ी हो गई है, जिस वजह से ब्लेड को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार हुआ क्या है, पर फूची उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहने लगता है कि वो उसे डायसेक्ट करके इसके बारे में पता लगा लेगा, जिस वजह से ब्लेड उसे बेवकूफ कहने लगता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तो यहाँ सागिरी और उसके साथी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस कैसल के बाहर का नजारा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर सब कुछ बहुत ज्यादा अलग दिखाई दे रहा होता है और एक अलग आवाज आ रही होती है जिसे किसी ने नहीं सुना होता। तो शियोन वहाँ से सभी को चलने के लिए कहता है। तो होको मुंह की बातों के बारे में सोचने लगता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल साइट है और एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। वैसे मुझे काफी टाइम से लग रहा था कि इस आइलैंड पर कुछ न कुछ गलत तो जरूर हो रहा है, पर शायद अब जब ह्यूमंस ने टेंसेंट को मार दिया है तो शायद इस आइलैंड पर कुछ बदल सकता है, पर क्या तब तक मैं अपनी होशो हवास में रहूंगा? तब वो लोग उस कैसल के गेट पर गाबीमारू और उसके साथियों के साथ टकरा जाते हैं, जहाँ पर फूची उन सभी को देखकर खुश हो जाता है और बाकियों के बारे में पूछने लगता है। तो सागिरी भी गाबीमारू की हालत देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और होको में से पूछने लगता है कि क्या उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, जिस वजह से फूची उसे बात करता हुआ देखकर उसके बारे में पूछने लगता है। मैं मी को बचाने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे तो लगा था कि मैं इससे दोबारा से नहीं मिल पाऊंगा। तो होको ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि उन्होंने दोषी को पकड़ लिया है और यहाँ फूची अभी भी ये सोच रहा होता है कि आखिरकार होको सर कटने के बावजूद भी कैसे बोल पा रहा है। पिछले 1000 सालों में मैं ऐसे लोगों से कभी नहीं मिला हूँ जिन्होंने शोशिनो दोषी को मार गिराया हो और अब तो इन्होंने एक टेंशन को भी हरा दिया है। तो ये पक्का इस आइलैंड को पूरी तरह से बदल के रख देगा।
देंगे। तब यहाँ फुची को सेंटा की मौत के बारे में पता लग जाता है, जिस वजह से वो उसकी कब्र के पास जाके उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करके रोने लगता है। और यहाँ शियॉन को पता लगता है कि वहाँ पर सिर्फ वो 8 लोग ही जिंदा हैं। तब शियॉन सभी को उस कैसल से दूर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पर उन पर कोई और टेंशन हमला कर सकता है। तब सागिरी इसके लिए मना करने लगती है, क्योंकि गाबीमारू और मे की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से सागिरी मे को गले लगा लेती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 3 दिन में कितने लोग मर गए हैं। मुझे पता है कि ये सब कुछ आर्मी कमांडर के हुक्म पर हो रहा है, पर यह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब ब्लेड कहता है, अब इतने ज्यादा भी इमोशनल मत हो। हम तो यहाँ आने से पहले ही एक दूसरे को मार रहे हैं, तो क्या तुम्हें ये लग रहा था कि हम सभी लोग दोस्त बनके एक साथ वापस जाएंगे? तब शियॉन इस पर एग्री करता है, जिस पर ब्लेड को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। तब वो उन्हें बताता है कि टोमा एक गद्दार है, पर क्योंकि अब वो कुछ नहीं बोल रहा है तो उन्हें उसे मार देना चाहिए। पर सागिरी इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि वो किसी और को मरता हुआ नहीं देखना चाह रही होती, जिस वजह से वो ब्लेड का सामना करने के लिए भी तैयार हो जाती है। तब यूजुरिया उन्हें लड़ने से पहले गाबीमारू का ध्यान रखने के लिए कहती है, क्योंकि गाबीमारू की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तब सागिरी उसे ट्रीट करने के बारे में कहने लगती है, क्योंकि वो इंजरीज की वजह से बेहोश हो गया होता है। पर ब्लेड उन्हें बताता है कि वो इंजरीज की वजह से बेहोश नहीं हुआ है, बल्कि उसने उसे मारा है, क्योंकि वो लड़ने से रुक नहीं रहा था। तो शियॉन भी सबको बताता है कि गाबीमारू की ताव बहुत ज्यादा कम है, जिस वजह से वो कभी भी मर सकता है। मैं इसके जख्मों को भरने के लिए जो कर सकता था मैंने वो किया, पर फिर भी मैं इसके जख्मों को बंद नहीं कर पाया। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी फिजिकल बॉडी ही नहीं बल्कि इसका कोर भी डैमेज हुआ है। तब गाबीमारू को होश आ जाता है और वो उठने की कोशिश करने लगता है, पर सागिरी और ब्लेड उसे आराम करने के लिए कह रहे होते हैं। तब गाबीमारू की याददाश्त अभी भी वापस नहीं आई होती, जिस वजह से वो उनके अकॉर्डिंग सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि कोई भी उस पर शक ना करे। तो सागिरी उसके जख्मों को देखने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, पर गाबीमारू उसे अकेला छोड़ने के लिए कह देता है, जिस वजह से शियॉन उसे समझाता है कि अगर वो केयरफुल नहीं रहेगा तो वो मारा जाएगा। पर गाबीमारू को इसकी कोई फिक्र नहीं होती है, जिस वजह से सागिरी उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो कौन है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि गाबीमारू की याददाश्त चली गई है। तब गाबीमारू को जैसे पता चलता है कि सागिरी को उसकी याददाश्त के बारे में पता लग चुका है, वैसे ही वो सागिरी के ऊपर हमला कर देते हैं। पर फुची और शियॉन उसे बचा लेते हैं और सागिरी से पूछने लगते हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है। पक्का इसके ताव में एबनॉर्मेलिटी होने के कारण इसकी मेमोरी के साथ कुछ पंगा हुआ है, जिस वजह से अब ये वो गाबीमारू नहीं रहा है जिसे मैं जानती थी। तुम सही कह रही हो सागिरी, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि इसकी सोल बहुत ज्यादा कम बची है। मैं तुम्हें जानती हूँ गाबीमारू, तुम पक्का हमारे अलग होने के बाद लड़ रहे होगे और बिना रुके आगे बढ़ रहे होगे, ताकि तुम उस एक गोल को अचीव कर सको। तब सागिरी सभी को सब कुछ उस पर छोड़ने के लिए कहती है और गाबीमारू की तरफ बढ़ने लगती है, जिस वजह से गाबीमारू सोचने लगता है कि क्या उसे मार देना चाहिए। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि उस लड़की को देखकर उसे नर्वसनेस क्यों महसूस हो रही है। तो गाबीमारू, क्या तुम ये जानना नहीं चाहते कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुमने इस टाइम अपनी मेमोरीज को खो दिया है, बस जो ताऊ तुम्हारे साथ कंपैटिबल है वो तुम्हें ठीक कर सकती है, जिस वजह से हम सबसे पहले उस चीज को ट्राई करेंगे। और हाँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी एक बहुत इम्पोर्टेंट साथी हूँ, तो इसलिए मुझ पर भरोसा करो। तो सागिरी गाबीमारू को टच करने की कोशिश कर रही होती है, पर गाबीमारू बार बार उसका हाथ हटा रहा होता है, जिससे कि सागिरी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे नीचे फेंक के उसके ऊपर बैठ जाती है। अब तुम्हें देखकर ये एहसास हो रहा है कि तुमने बहुत सारे ताऊ का इस्तेमाल कर लिया है। वैसे मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट साथी हूँ, और ये बिल्कुल भी सही फील नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिलेशन ज्यादा गहरा है। पर फिलहाल के लिए इतना जान लो कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो गाबीमारू अभी भी सागिरी को हटाने की कोशिश कर रहा होता है, पर ताकत ना होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से सागिरी को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। और ब्लेड पूछने लगता है कि क्या वो लोग बोचुजुत्सु इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, पर ये बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि टच के थ्रू ताऊ सर्कुलेट होती है, जिस वजह से गाबीमारू हील हो रहा है। तो शियॉन और यूजुरिया दोनों ही सागिरी की इन हरकतों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, और शियॉन को ये एहसास हो जाता है कि गाबीमारू और सागिरी की ताऊ बहुत ज्यादा कंपैटिबल है, और वो कुछ ऐसा शेयर करते हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो गाबीमारू को भी एहसास होने लगता है कि उसकी ताकत वापस आ रही है, और सागिरी उसे बताती है कि अगर उन्हें वापस जाना है
तो उन्हें इकट्ठे मिलकर काम करना होगा। और साथ में उससे पूछने लगती है कि क्या अब उसे किसी और से मिलना नहीं है। तब हम देखते हैं गाबीमारू को फिर से अपनी बीवी याद आ जाती है और यहाँ चौबे कहीं दूर पहुँच जाता है जहाँ पर वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो ताओ ने मुझ पर कब्जा कर लिया था, जिस वजह से मैं अपने बारे में ही भूल गया। ये ताओ तो सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और डेंजरस पावर है, और अगर मैं इसे एक बार मास्टर कर लूंगा तो मैं अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। तो चौबे देखता है कि वो बहुत सारे शोषण से घिर चुका है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे ताओ को प्रैक्टिस करने के लिए इतने सारे अपोनेंट्स मिल चुके होते हैं। तब यहाँ सभी लोग उस केव में वापस आ जाते हैं जहाँ पर गाबीमारू और उसके साथी पिछले दिन रुके होते हैं, क्योंकि वो लोग वहाँ पर मॉन्स्टर से बच सकते हैं। पर शियोन उन्हें अभी भी ध्यान रखने के लिए कहता है क्योंकि टेंसर वहाँ पर आराम से पहुँच सकते हैं। जिस वजह से ब्लेड उनसे पूछने लगता है कि क्या टेंसर सच में इतने ज्यादा खतरनाक है। तो यूजुरिया उसे बताती है कि वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और उन्होंने जिस टेंसन को मारा है उसे भी मारने के लिए उन्हें 5 लोगों की जरूरत पड़ी थी। तो यहाँ रायन को मुंह की मौत का पता चल गया होता है, जिस वजह से वो बाहर उसके कातिलों को ढूंढने आ जाता है। और यहाँ शियोन गाबीमारू से पूछने लगता है कि क्या वो भी एक टेंशन से लड़ा है, जिस पर गाबीमारू हाँ कहता है क्योंकि उसकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही होती है। तब गाबीमारू सबसे अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। अब मुझे ताओ की पावर का एहसास हो चुका है और ये भी एहसास हो गया है कि जो टेंशन्स उस ताओ को कंट्रोल करते हैं वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड को छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि इन क्रेजी मॉन्स्टर्स को हराने से तो अच्छा कि हम आर्मी कमांडर को ही सबको समझा दें। अगर मैं ऐसे वापस चले जाऊंगा तो मैं अपनी वाइफ को नहीं देख पाऊंगा, जिस वजह से मुझे माफी की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि मुझे सेफ्टी मिल सके। अगर तुम अपनी वाइफ की बात कर ही रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता कि वो एक इल्यूजन है, क्योंकि शिनोबी विलेज में विलेज चीफ इल्यूजन के जरिए लोगों को कंट्रोल करता है, जिस वजह से मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ असलियत में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इसके बारे में तो मुझे तब पता चल जाएगा जब हम लोग वापस मेन लैंड पर पहुंच जाएंगे, पर इस टाइम मेरा गोल अभी भी वही है, जिस वजह से मुझे एलिक्सर ऑफ लाइफ को हासिल करना ही होगा। पर मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा है, क्योंकि उस टेंशन ने कहा है कि ह्यूमंस के लिए तो वो एलिक्सर एग्जिस्ट नहीं करता है, और वैसे भी अगर तुम्हारी वाइफ है ही नहीं तो आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों करोगे। तुम चाहे जो मर्जी कहो, पर मुझे यकीन है कि मेरी वाइफ एग्जिस्ट करती है। आखिरकार तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम चाहे फाइटिंग में अच्छा करते हो, पर इस बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है? मैं शब्दों से तो इसे इतनी आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मुझे छोटी छोटी चीजें याद हैं, जैसे कि उसकी आवाज या फिर उसका मेरी तरफ देखना जब वो हंसती है, उसकी लॉन्ग गोस्ट सॉफ्ट फिंगर्स और उसके बालों की वो खुशबू। मुझे वो सब कुछ याद है। मेरी वाइफ का नाम यूई है और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक इल्यूजन नहीं है। इसे प्रूफ करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो मुझे इस आइलैंड से निकलकर उससे मिलना होगा। तो सागिरी इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ब्लेड को भी ये रीजन अच्छा लगता है कि गाबीमारू ये सब कुछ अपनी बीवी के लिए कर रहा है, जिस वजह से वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो यूजुरिया कहने लगती है कि एक शिनोबी के तौर पर उसे अपनी वीकनेस नहीं बतानी चाहिए थी, पर शियोन उसे बताता है कि गाबीमारू के लिए वो उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों है, क्योंकि जब वो अपनी वाइफ के बारे में बात करता है तब उसकी ताव बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब यहाँ चौबे ने सभी शोशिन्स को मार गिराया होता है और तभी वहाँ पर रायन आ जाता है और चौबे से पूछने लगता है कि क्या वही वो है जिसने मुंह को मारा है। और गाइस इसी तरह रियन ताओ से चौबे के ऊपर हमला कर देता है और चौबे अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर देता है, जिस वजह से रियन को उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। तब यहाँ दोषी बच के जा रहा होता है और फूची उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि इतनी सारी मौतें देखने के बाद उसका किसी को काटने का मन नहीं कर रहा होता। तब यहाँ मी की तबीयत बहुत खराब हो रही होती है, जिस वजह से सागिरी फूची को उसे चेक करने के लिए कहने लगती है, क्योंकि वो रिकवर नहीं कर पा रही होती। तो यूजुरिया पूछने लगती है कि आखिरकार मी असलियत में है कौन। ये टेंसर में से एक है और मैंने इसकी स्ट्रेंज पावर्स को भी देखा है। मेरे पास अभी कम मटेरियल है, पर फिर भी मैं इसके फीवर के लिए कुछ बना देता हूँ, पर इसके बदले में मुझे तुम्हारी और टेंशन्स के बारे में सब कुछ जानना है। मेरे फैमिली के मेंबर की डेथ हुई है, जिस वजह से मुझे ये एहसास हो गया है कि ये सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम लोग हो कौन और चाहते क्या हो, और ये तुम्हारे आंसर पर डिपेंड करेगा कि मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा या नहीं। तो यूजुरिया पूछने लगती है कि मेक की टूटी हुई वोकैबुलरी से वो उसकी बातों को कैसे समझेगा, पर
पर फूची उसे चिंता करने से मना करता है क्योंकि अब उसे इसकी आदत पड़ चुकी होती है और वह सागिरी को भी अपने साथ मेडिसिन बनाने के लिए कहने लगता है। तब यहाँ गाबीमारू ने 4 लोगों को अपने पास बुला लिया होता है, जिस वजह से ब्लेड उससे इसका कारण पूछने लगता है। मेरी मेमोरीज वापस आ गई हैं, पर मेरा बैटल इंस्टिंक्ट अभी भी कम है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे ठीक करने में मेरी मदद करो। तो तुम ये चाहते हो कि हम लोग सभी मिलके तुम पर हमला करें? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो मुझे अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहते हो? तुम बिल्कुल सही समझे। और हाँ तोमा, तुम्हें भी मुझ पर हमला करना होगा क्योंकि यहाँ पर मुझसे सबसे ज्यादा नफरत तुम ही करते हो। तो इसलिए अगर तुम मुझे मारना भी चाहते हो तो तुम इसकी भी कोशिश कर सकते हो। रुको जरा, एक बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कुछ और करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। तब ब्लेड टोमा के हाथों की रस्सी काट देता है और उसे अपनी तलवार दे देता है क्योंकि वो गाबीमारू पर बिना तलवार के हमला करना चाह रहा होता है ताकि वो उसे अच्छे से सबक सिखा सके। दोषी और चौबे से लड़कर मुझे ये समझ में आ गया है कि अगर मैं ताओ पर ज्यादा डिपेंड करूंगा तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, पर मैं टेंशन्स को इसके बिना हरा भी नहीं सकता। तो इसलिए मुझे ये पता लगाना होगा कि मुझे ताओ को कब और कैसे यूज करना है। तो सभी लोग गाबीमारू पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस वजह से वो उन्हें थैंक यू कहता है और ब्लेड ड्रैगन का इससे माथा घूम जाता है, जिस वजह से वो सभी लोग गाबीमारू की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो वो अपनी फुल स्पीड से गाबीमारू पर हमला करने लगता है। ये तो बहुत ज्यादा तेज है, पर मुझे अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि ताओ की मदद से इसे फील करना है। तब ताओ को फील करके गाबीमारू टोमा और ब्लेड के हमले से बच जाता है। ये ब्लेड बहुत ज्यादा मस्कुलर है, जिस वजह से नॉर्मली तो मैं इस पे हावी नहीं हो सकता, पर इस टाइम चीजें डिफरेंट हैं। अगर मैं इसके ताओ के वीक पॉइंट पर हमला करूंगा तो एक छोटा सा हमला भी इसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगा। पर इससे एक चीज साबित हो जाती है कि टेंशन्स को ताओ मैनिपुलेशन में हराना नामुमकिन है, क्योंकि वो लोग ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिन्होंने हजारों सालों तक ट्रेनिंग की है, जिस वजह से एक ह्यूमन तो उन्हें कभी नहीं हरा सकता। जिस वजह से मैं उनके सराउंडिंग की ताओ का इस्तेमाल करूंगा। जितनी ग्रेटर पावर से वो मुझ पर हमला करेंगे उतनी ही ग्रेटर पावर से उन्हें रिएक्शन मिलेगा। अगर मैं टेंशन्स के ताओ का इस्तेमाल करूंगा तो ये बिल्कुल सही रहेगा। तो गाबीमारू के ताओ का इस्तेमाल देख के नुरुगाए बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि गाबीमारू इससे टेंशन्स को बड़े आराम से हरा सकता है, पर गाबीमारू से समझाता है कि अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। मैंने जितना सुना था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा निकला। तो मुझे लगता है कि गाबीमारू टेंशन्स के लेवल तक पहुंच सकता है, पर क्या हम एक क्रिमिनल पर भरोसा कर सकते हैं? गाबीमारू, मैंने ताओ को ऑब्जर्व करके कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि ताओ की टाइप्स होती हैं जिसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और कंपैटिबिलिटीज होती हैं, और अगर हम उन्हें यूज करेंगे तो हम इमोर्टल्स को भी मार सकते हैं। तो टोमा ब्लेड के पास चला जाता है, जिस वजह से ब्लेड को लगता है कि टोमा उससे लड़ने आया है, पर तभी टोमा उसके सामने झुक जाता है और उसे लड़ाई सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगता है ताकि वो सरवाइव कर सके। तब ब्लेड पूछने लगता है कि आखिरकार वो उस पर भरोसा कैसे करेगा, जिस वजह से टोमा अपने बालों को काट देता है ताकि वो अपनी बातों की सीरियसनेस को दर्शा सके। और वो ब्लेड को बताता है कि चाहे टोमा उसे पसंद नहीं करता है, पर फिर भी वो उससे ताकतवर है, जिस वजह से वही है जो उसे लड़ना सिखा सकता है। तब ब्लेड इसके लिए तैयार हो जाता है। मैं ताकतवर होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ताकि मैं अपने भाई पर बर्डन ना बन के खुद से लड़ सकूं और उसका लड़ाई में साथ दे सकूं। इस टाइम मेरा सबसे इम्पोर्टेंट गोल मेरे भाई को बचाना है, तो इन्हें तो मैं बाद में भी मार सकता हूँ। तो यहाँ रियन के साथ लड़के चौबे को समझ में आ जाता है कि वो डोसी से ज्यादा ताकतवर है और उनमें से एक है जिससे वो पहले लड़ा था। ये तो बहुत ज्यादा कमाल की बात है। तुमने ताओ को किसी और के साथ मिक्स करके दोबारा से बनाया है, जो कि सच में कमाल की बात है। यहाँ की वाइटन हुआ फ्लावर्स ह्यूमंस को टैन में कन्वर्ट करते हैं और इस टाइम वो तुम्हारे ताओ को खा रहे हैं, पर फिर भी तुम अपने होशो आवाज में हो, जो कि सच में कमाल की बात है, जिस वजह से मुझे अब तुम पर स्टडी करनी पड़ेगी। तो रियन बहुत सारी ताओ से चौबे पर हमला कर देता है, जिस वजह से चौबे को समझ में आ जाता है कि वो नॉर्मल तरीकों से रियन से नहीं जीत सकता। मुझे लगता है मुझे उस पावर को फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं उसे कंट्रोल कर पाऊंगा या नहीं। पर रुको, इस टाइम ये सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर या तो मैं मारूंगा या फिर मरूंगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रूट्स मेरी बॉडी के अंदर फैलती जा रही हैं, तो मुझे फोकस करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी कॉन्शियसनेस को ना खो दूं। तो चौबे फिर से मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर रियन हैरान हो जाता है और हम देखते हैं चौबे उस पे हमला करके उसके एक हाथ को तोड़ देता है। तो चौबे फुल स्पीड से रियन पर हमला कर देता है और उसके नेवल पर हमला करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिस बात पर रियन को बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तो चौबे देखता है कि रियन दोबारा से रीजनरेट नहीं हो रहा है, जिस वजह से उसे लगता है कि वो मर चुका है, और क्योंकि अब वो अपनी पावर को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, तो
तो वो दोबारा से नॉर्मल होने की कोशिश करने लगता है, पर तभी उसके पीछे से रियन आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर और भी बहुत सारे रियन होते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने वेतन हुआ फ्लास्क की ताव का इस्तेमाल किया है, पर फिर भी तुम अपने होशो आवाज में हो। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा था। मैं तो बस इसे टेस्ट करना चाहता था, पर लगता है अब मुझे इसे करीब से महसूस करना पड़ेगा, जिस वजह से अब मुझे तुम्हें कैसा लेकर जाना पड़ेगा ताकि मैं तुम पर रिसर्च कर सकूं। तब चौबे फिर से रियन के ऊपर हमला करने लगता है, पर उसकी बॉडी लिमिट पर होती है, जिस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम मारे जाओगे, तो चलो अब सो जाओ। तब रेन ताओ की मदद से चौबे को बेहोश कर देता है और चौबे बेहोश होके तोमा से वादा करने लगता है कि वो उसके पास वापस जरूर जाकर रहेगा, पर तभी उसे वो खुद टूटता हुआ दिखाई देता है। तब यहाँ रियन ने चौबे को बेड से बांध दिया होता है और वो ये देखने लगता है कि वो आखिरकार कहाँ पर है। तभी रियन वहाँ पर अपनी गर्ल फॉर्म में आ जाता है। तो तुम मोटिवेट हो ह्यूमन, आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तुम्हें जब टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी तब तुम्हारी ताओ मिक्स हो गई और अब तुम्हारी ताओ जीत चुकी है, जो कि एक मिरेकल है और मैंने 1000 सालों से ऐसा कुछ नहीं देखा है। लगता है तुम ही वो फाइनल की हो जिसकी मुझे रिसर्च में जरूरत है। रुको जरा, अब आखिरकार तुम अपने क्यों कपड़े खोल रही हो? हम दोनों बोचर जुस्तु परफॉर्म करने वाले हैं ताकि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रही ताओ को समझ सकूं और इससे तुम्हारी कमजोर हुई ताओ भी हील हो जाएगी। सभी ताओ का एक एट्रीब्यूट होता है जो कि है वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर, और ये पांचों एट्रीब्यूट एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। हिंडरिंग से किसी पर्सन की ताओ कांटेक्ट से कमजोर की जा सकती है और रिस्टोरेशन से किसी की ताओ को स्ट्रेंथ किया जा सकता है। बोचू जुस्तु दोनों पार्टीज की एकता के बिना इनइफेक्टिव होता है। तो तुम बताओ, तुम्हारी कोई प्रेफरेंस है और तुम इसे कैसे परफॉर्म करना चाहते हो? बिल्कुल, मैं कुछ करना चाहता हूँ, पर मुझे एक सवाल का जवाब दो कि आखिरकार ये आइलैंड है क्या और तुम लोग इस आइलैंड पर कर क्या रहे हो? तब यहाँ मे ने भी पूची को इसके बारे में बताया होता है। इसके हिसाब से टेंसन और इस आइलैंड को एक ही सिंगल ह्यूमन ने बनाया है, जो कि मेनलैंड का एक बहुत ही फेमस तपस्वी था, जो कि इमोर्टैलिटी पर रिसर्च कर रहा था। ताओइज्म कल्चर में ये माना जाता है कि सारी चीजें ताओ से बनी होती हैं और इस आइलैंड पर उसे ये एहसास हो गया था कि वो ताओ को कैसे डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है। तब उसने लिविंग क्रिएचर की ताओ को बार बार ज्वाइन करने की कोशिश की ताकि वो ट्रायल और एरर से इमोर्टैलिटी का पता लगा सके, और इसी तरह टेंशंस पैदा हुए जो कि ह्यूमन और प्लांट के फ्यूजन थे, और इसी वजह से वो फीमेल और मेल दोनों हैं। वो लोग अपनी ताओ की मदद से दोनों फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्होंने कंटिन्यूसली 1000 सालों से अपनी ताओ को टेम्पर किया है, जबकि बाकी क्रिएचर्स कुछ टाइम बाद ताओ को खो देते हैं। तो इसलिए कोई भी ह्यूमन उनका सामना नहीं कर सकता, पर फिर भी एक मेथड है और वो है ताओ। अगर ऐसी बात है तो ये सुपर ह्यूमन इस आइलैंड पर क्यों रह रहे हैं? ताओइज्म में इमोर्टैलिटी को ब्रीथिंग टेक्निक और मेडिटेशन के जरिए हासिल किया जा सकता है, जिसे नाई तानहो कहा जाता है। पर एक ऐसा मेथड जिससे कि सभी को इमोर्टैलिटी मिल जाए उसे गाय तानु कहा जाता है, और टेंशन उसी को क्रिएट करने में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब एलिक्सर ऑफ लाइफ सच में एग्जिस्ट करता है? नहीं, अभी नहीं, अभी वो डेवलपमेंट स्टेज में है, पर उसका एक प्रोटोटाइप तैयार है जिसे टैन कहा जाता है, और इसमें वो ह्यूमन की लाइफ को नेक्टर की तरह गैदर करते हैं और अपने ताओ में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, और इसी वजह से टेंशंस इतने सालों से जिंदा है और उनकी ताओ भी पक्का खुद से सस्टेन नहीं कर रही होगी, जिस वजह से अगर वो एक बारी में ज्यादा ताओ को खो देंगे तो वो लोग मर जाएंगे। तो यूजुरिया पूछने लगती है कि टेंसन्स के पास तो अभी तो बहुत सारी टैन होगी, तो अगर वो अब एलिक्सर ऑफ इमोर्टैलिटी को पूरा कर लेंगे तो उसके बाद वो क्या करेंगे? तब मैं उन्हें बताती है कि शायद वो लोग ये सब कुछ ग्रैंड मास्टर शूफू की वजह से कर रहे हैं, जिस वजह से हमें पता लगता है कि शूफू वही सन्यासी होता है जिसने टेंसन और उस आइलैंड को बनाया होता है। शूफू का असली नाम जुफुकू है, जो कि क्वीन डायनेस्टी के फर्स्ट एम्परर के लिए काम करता था। उसने इमोर्टैलिटी को ढूंढने के लिए अच्छी फैमिली से 3000 बच्चे लिए थे और 100 क्राफ्टमैन के साथ ईस्टर्न सी में कहीं गायब हो गया, और ये बात 1000 साल पुरानी है। पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो आज भी इस आइलैंड पर कहीं पर अपनी रिसर्च कर रहा हो। तो यहाँ रियन ने भी चौबे को ये सब कुछ बता दिया होता है और वो उसे ये भी बताती है कि
कि जिस जगह पर वो लोग अभी हैं वो इमोर्टल्स को पैदा करने और ऑब्जर्व करने का गार्डन है जहाँ पर वो लोग रिसर्च करते हैं। तो चौबे उससे पूछने लगता है कि क्या सारे मॉन्स्टर्स सच में एक ही ह्यूमन ने बनाई है। तुमने बिल्कुल सही कहा, और हर एक मॉन्स्टर का एक पर्पस है। होको को इसलिए बनाया गया है ताकि वो इमोर्टल लाइफ को ऑब्जर्व कर सके। सोशियंस को होको को टायरसम सिखाने के लिए बनाया गया है, और उनके पास डेथ का थोड़ा कॉन्सेप्ट है और वो ऑर्डर को भी मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग भी मामूली सी क्रिएशंस हैं जिन्हें ग्रैंड मास्टर ने अपनी ताऊ और फ्लावर की ताऊ को मिलाकर बनाया है, और हम लोग सिंगल और सेपरेट एंटिटीज हैं। क्या ये इतना आसान है? ये आसान नहीं है, क्योंकि ताऊ लाइफ का सोर्स है, या फिर ये कह सकते हो कि ये हर चीज का सोर्स है। जैसे कि डस्ट को ही ले लो, जो कि तुम्हें हर जगह मिल सकती है, और वो सभी चीजों को उसकी शेप दे रही है। जो यहाँ पर एयर है और खुशबू है वो भी ताऊ की फॉर्म्स हैं। तो इसलिए ताऊ को मैनिपुलेट करने के लिए हमें वर्ड के नेचुरल लॉज को मैनिपुलेट करना पड़ता है, पर एक ऑब्जेक्ट और लिविंग थिंग के ताऊ को मैनिपुलेट करने में डिफरेंस होता है, जिस वजह से तुम्हारी ताऊ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है और मैं इसे स्टडी करना चाहती हूँ। तो इसका मतलब तुम अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहती हो ताकि तुम यहाँ पर सभी को एलिक्सर ऑफ इमोर्टैलिटी में कन्वर्ट कर सको? नहीं, मैं तो मेन लैंड के भी सभी लोगों को कन्वर्ट करना चाहती हूँ। हमने तो उसके लिए तैयारी भी कर ली है, बस हमें अब एक परफेक्ट टैन चाहिए। तो इसलिए अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें हमें ज्वाइन करने का मौका देंगे, और तुम टैन में कन्वर्ट ना होगी हमारी तरह परफेक्शन के पाथ पर चलोगे। तो चौबे सोचने लगता है कि सही चॉइस क्या रहेगी, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि वो अभी रियन को नहीं हरा सकता और ना ही वहाँ से भाग सकता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो अपने भाई को याद करके इसके लिए तैयार हो जाता है और इस सिचुएशन को अडेप्ट करने के लिए रियन के साथ बोचुजुत्सु परफॉर्म करने लगता है। तब यहाँ मे अचानक से बेहोश होने लगती है और वो सभी लोग देखते हैं कि मे का एक हाथ ट्री में कन्वर्ट होता जा रहा है, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर का चल क्या रहा है। तब मे उन्हें बताती है कि उसकी बॉडी इम्परफेक्ट है, जिस वजह से वो जब भी ताऊ का इस्तेमाल करती है तब वो पेड़ में कन्वर्ट होती जाती है और दोबारा से हील भी नहीं कर पाती है, जिस वजह से यूजुरिया उसे गाबीमारू की तरह ही हील करने के लिए कहती है। पर मे इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि किसी के पास भी इतनी ताऊ नहीं होती है जो कि मे के अंदर सर्कुलेट कर सके, और रियन ने मे का ओव्यूल भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकती है। तब सागेरी रियन के बारे में पूछने लगती है, जिस वजह से मे उन्हें बताती है कि रियन और वो ग्रैंड मास्टर शुफू के पहले स्टूडेंट थे, पर बाद में रियन चेंज हो गई और उसने बहुत सारे गायतन हो को मार डाला और मे उसे नहीं रोक पाई, जिस वजह से वो वहाँ से भाग गई। तया होको को भी सब कुछ समझ में आ जाता है और मे धीरे धीरे पेड़ बन रही होती है, जिस वजह से होको मे को उसकी ताऊ इस्तेमाल करने के लिए कहने लगता है, क्योंकि टेंशंस ताऊ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि वो दूसरे क्रिएचर की ताऊ निकाल कर उसे अपने लिए यूज कर सकते हैं। और क्योंकि मे भी एक टेंशन है तो वो भी ऐसा कर सकती है, पर सागिरी इसके लिए मना करने लगती है, क्योंकि इससे होको मर सकता है। पर होको इसके लिए तैयार होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी पूरी तरह पेड़ में कन्वर्ट होने वाला होता है। पर मे इसके लिए बिल्कुल मान नहीं रही होती, जिस वजह से होको कहने लगता है कि ये सब कुछ उसके पश्चाताप के लिए है। तब फूची इसके बारे में पूछने लगता है। बहुत साल पहले मैं इससे मिला था, पर उससे पहले मेरी एक वाइफ और डॉटर थी और वो मुझसे पहले पेड़ में कन्वर्ट हो गए। तब धीरे धीरे सारे विलेजर्स भी ट्रांसफॉर्म हो गए और आखिरी में मैं ही बच गया। और जब मेरा पेड़ बनने का वक्त आया तब मैं भी होराई के बाहर प्रेयर करने चला गया, पर तभी वहाँ पर मुझे मे दिखाई दी, जो कि मेरी बेटी की उम्र की थी, और मुझे उसके अंदर अपनी बेटी दिखाई देने लगी। मुझे ये तो पता था कि ये बिल्कुल अलग है और वो आइलैंड को छोड़कर जाना चाहती है, पर मैंने ये सब चीजों को इग्नोर किया ताकि हम लोग यहाँ पर फैमिली की तरह रह सकें। तो मुझे माफ कर देना मे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाया और इतने सालों से मैंने तुम्हें अपने साथ बांध के रखा। प्लीज मेरी जिंदगी का इस्तेमाल करो ताकि मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकूं। वो सब कुछ झूठ नहीं था, क्योंकि हम लोग सच में एक फैमिली की तरह थे और हम लोग सच में फादर और डॉटर की तरह थे। तब मे होको की ताऊ को एक्सट्रैक्ट कर लेती है, जिससे कि वो फिर से ठीक हो जाती है, पर होको को जाना पड़ता है, जिस वजह से वो रोने लगती है। तब थोड़ी देर बाद ब्लेड वापस आ जाता है, जहाँ पर वो मे को फिर से छोटी बच्ची के तौर पर देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि अब वो बड़ी मे को अपने कंधों पर नहीं बिठा सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इससे तलवारबाजी सीख रहे हो, पर हाँ याद रखना कि मुझे अभी भी तुम पर भरोसा नहीं है। तो शियोन और गाबी मारू ने
कुछ डिस्कस किया होता है और उन सभी को देखकर शॉन को लग रहा होता है कि इन लोगों में एकता बिल्कुल भी नहीं है। पर तभी मे को महसूस होता है कि वहाँ पर कुछ और लोग आ गए हैं जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि यामाडा क्लैन और गाबीमारू के विलेज वाले वहां पर आ चुके होते हैं। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।